नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। निश्चित ही आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लगातार तैयारी कर रहे होंगे। सरकार द्वारा घोषणाओं पे घोषणाएं की जा रही है, बेरोजगारों के लिए भर्तियों पे भर्तियां निकाली जानी है इसी चुनावी वर्ष में। और आप जो है इसी चुनावी वर्ष में जो है बेरोजगारी के चुंगल से निकलकर रोजगार प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। इसी क्रम में आपके लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज का नाम है ट्रेंडिंग सीरीज। अच्छा, इसका नाम हमने ट्रेंडिंग क्यों रखा? देखिए, राजस्थान की वैकेंसियों में चाहे अधीनस्थ बोर्ड ले लें, चाहे आरपीएससी ले लें, या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड ले लें जो एग्जामिनेशन करवाता है, भर्तियों करवाता है, उन भर्तियों में कुछ विशेष क्षेत्रों से लगातार सवाल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसे क्षेत्रों से जहां से सवाल पूर्व में कम आते थे, पर अब जो है इन एक आध साल के अंदर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और उन्हीं टॉपिक्स को लेकर हम ये सीरीज बना रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर ये सीरीज बना रहे हैं, ताकि एग्जाम में जब भी आपको सवाल दिखाई दे तो आप तुरंत उसका आंसर दे सके और अपनी जो तैयारी है उसमें जो है अच्छी ग्रोथ ले सके। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं कि आज ट्रेंडिंग सीरीज में हम आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेके आए। आज हम लेके आए हैं हाड़ौती। क्या लेके आए आपके लिए? हाड़ौती। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग हाड़ौती की, देखिए राजस्थान के जब भौतिक प्रदेशों को बांटा जाता है तो हमारा जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है उसको हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं, और इसी के बारे में आज पूरा एनालिसिस हम आपको देंगे, और साथ ही वो प्रश्न जो अब तक इससे पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको लेकर ही हम पूरी क्लास आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास की। देखिए, हाड़ौती शब्द की अगर बात करें तो ये जो हाड़ौती शब्द है ये हाड़ावती शब्द को कालांतर में हाड़ौती के नाम से, मतलब पूर्व में इसको हम हाड़ावती कहते थे और आज वर्तमान में इसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हाड़ा शासकों द्वारा इसकी स्थापना की गई। हाड़ा शासकों ने, हाड़ा शब्द जो है वो उसकी उत्पत्ति अस्थि और हीड़ी धातु के द्वारा मानी गई है। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने माणिक राव की छठी पीढ़ी को उत्पन्न हंसराज अथवा हाड़ा राव से ही हाड़ा वंश की स्थापना हुई है। तो हाड़ा वंश की बात करें, देखिए हाड़ौती जो है वो हाड़ौती, हाड़ा राज्य जब स्थापित हुआ उसके बाद इसको हाड़ौती के रूप में जाना जाने लगा। तो इसकी जो स्थापना है या हम कहें इस पूरे पूरे जो हाड़ा वंश है उसकी स्थापना किसने की? हाड़ा राव ने इसकी स्थापना की, जिसको हम हंसराज के नाम से जानते हैं। बात करते हैं हाड़ा शब्द के प्रयोग के बारे में। तो 11वीं शताब्दी के पश्चात भाषा विज्ञान के अनुसार हाड़ी या हाड़ा शब्द का अपभ्रंश प्रयोग जो है घुमक्कड़ लोगों के लिए किया जाता था। किसके लिए? घुमक्कड़। हाड़ा या हाड़ी जो शब्द है वो घुमक्कड़ लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। हाड़ौती की सबसे प्राचीन उल्लेख अगर बात करें, हाड़ौती शब्द सबसे पहले कहां मिला? तो ये मिला 1517 संवत के अंदर कुंभलगढ़ का जो शिलालेख है, कुंभलगढ़ का जो शिलालेख है उसमें हाड़ौती शब्द मिला। बात करते हैं कवि सूर्यमल मिश्रण की, तो इन्होंने इसके लिए हाड़ौती शब्द के लिए हड़ुवती शब्द का प्रयोग किया है। तो बात करते हैं कवि के द्वारा, सूर्य मिश्र के द्वारा, तो इन्होंने जो है हड़ुवती शब्द का प्रयोग किया हाड़ौती के लिए। बात करते हैं सर्वप्रथम हाड़ौती, हाड़ा वंश की नींव बंबावत के चौहान वंश हाड़ा शाखा के राजा देवी सिंह हाड़ा द्वारा डाली गई थी। मतलब ये तो हाड़ा वंश की स्थापना जो हाड़ा राव के द्वारा उत्पन्न हुई है। बात करते हैं हाड़ौती या हम हाड़ा राज्य की स्थापना बात करते हैं तो ये देवी सिंह जी के द्वारा, जो चौहान शासक थे देवी सिंह जी, उनके द्वारा हाड़ा शासन की स्थापना हुई। इन्होंने बूंदी में, बूंदी के जो पूर्व राजा थे, या हम बात करें उसरा जाति के जेता मीणा थे, उनको हराकर इस बूंदी राज्य में हाड़ा वंश की स्थापना की। और बूंदी राज्य से ही बाद में कालांतर में 1631 में कोटा राज्य को और 1838 में झालावाड़ को मिलाकर, कोटा, झालावाड़ और बूंदी को मिलाकर क्या बना लिया गया? हाड़ौती बना लिया गया। तो याद रखने योग्य इसमें तथ्य जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तथ्य तो है कि हाड़ावती शब्द को ही हाड़ौती के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति अस्थि शब्द व हीड़ी धातु के माध्यम से हुई है। इसकी हाड़ा वंश की स्थापना किसने की? हाड़ा राव ने हाड़ा वंश की स्थापना की। सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? कुंभलगढ़ शिलालेख में मिलता है, 1517 1661 ईस्वी में मिलता है। सूर्यमल मिश्र ने इसके लिए हड़ुवती शब्द का प्रयोग किया है। हाड़ा राज्य की स्थापना देवी सिंह हाड़ा ने की, किसको हराकर? जेता मीणा को हराकर बूंदी पर राज्य स्थापित करके 1241 में इसको पराजित करके हाड़ा वंश की स्थापना की। और बाद में 1631 में कोटा और 1838 में जो है झालावाड़ राज्य को जीतकर इस पूरे राज्य की स्थापना कर ली गई, जो आज हमारे सामने। तो उत्पत्ति हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं हम लोग इसके आगे
इस पूरे भूभाग की, अगर इस भौगोलिक भूभाग की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है, या हम कहें ये कब उत्पन्न हुआ। ये जो हमारा भूभाग दिख रहा है भारत के जो दक्षिण के पठार का उत्तरतम भाग है, इसको माना जाता है। तो इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कब हुई है, तो उत्पत्ति की जब एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, कब पूछा गया था, ये पूछा गया था पटवारी 2016 में कि हाड़ौती जो है उसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई है। तो बात करते हैं अगर कल्प की, एरा की बात करें, तो ये जो हुआ था, ये हुआ था मध्यजीवी कल्प के अंदर, और इसी कल्प को हम कहते हैं मेसोजोइक। आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि हाड़ौती जो है, हमारा जो हाड़ौती का पठार है वो कब उत्पन्न हुआ, तो वो मेसोजोइक एरा या मध्यजीवी कल्प के अंदर उत्पन्न हुआ। अगर पृथ्वी को हम भागों में बांट दें, पृथ्वी की आयु को अलग अलग भागों में बांट दें, तो 3 नंबर का जो भाग है वो इस रूप में आता है। अगर हम देखें सबसे पहले अगर देखें कि पृथ्वी की आयु वर्तमान तक अगर 4 भागों में बांट दें पृथ्वी को, तो सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है हमारा प्रीकैम्बियन। इसी में अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा जो काल आता है जिसको हम बोलते हैं पैलियोजोइक, और तीसरा जो काल आता है इसी को हम कहते हैं मेसोजोइक, और चौथा जो काल आता है उसको बोलते हैं सीनोजोइक। सीनो मतलब नया, पैलियो मतलब पुराना, मध्य मतलब मेसो, और सेनो मतलब नया, और कैम्बियन काल से भी पूर्व का जो काल कहलाता है उसको हम कैम्बियन काल कहते हैं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर जो है चारों तरफ लावा ही लावा और चट्टानें, उबलती हुई चट्टानें थी, वो वाला कैम्बियन काल, और इसी में मानी जाती है हमारी अरावली। और ये सेनोजोइक काल है, इसी में माना जाता है हमारा हिमालय, नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। तो ये वाला जो काल है मेसोजोइक काल, इसमें उत्पत्ति हुई हाड़ौती की, और ये जो काल माना जाता है, ये माना जाता है 6.5 करोड़ वर्षों से 25.5 करोड़ वर्ष के बीच का काल, ये वाला मेसोजोइक। तो अब हम बात कर ले हाड़ौती की, तो ये मेसोजोइक कल्प का है, और अगर आपसे मेसोजोइक की बात पूछ ले कि कब से कब, तो 6.5 से लेकर 25.5 करोड़ वर्ष के बीच का भाग है ये। अच्छा, अब इस मेसोजोइक काल की भी अगर बात कर लें तो 3 भाग माने जाते हैं। सबसे पहला भाग मैं आपको बता दूं, सबसे पहला भाग माना जाता है ट्रियासिक, फिर आता है जुरासिक, और फिर आता है क्रिटेशियस। 3 भाग माने जाते हैं इस मध्यजीवी कल्प के। तो इसका जो अंतिम भाग है, उसी को हम कहते हैं क्रिटेशियस। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटेशियस। और इसका जो काल माना गया है वो 6.5 से लेकर 14.4 करोड़ वर्ष के बीच का माना गया है। तो आपसे पूछ ले, अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको मेसोजोइक नहीं दिया है और क्या दे दिया है, क्रिटेशियस दे दिया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटेशियस। और ये वाला काल जो है 6.5 से 14.4, ये इसी का भाग है। देखिए मैंने कहा ना 6.5 से 25.5, तो इस पूरे काल में 3 भाग हुए, और तीसरा जो भाग है वो 6.5 से लेकर 14.4 के मध्य हुआ है, जो आपके सामने है। तो हम अगर पूछ ले, आपसे प्रश्न पूछ ले कि मेसोजोइक के कौन से काल के अंदर हुआ है, मतलब मेसोजोइक के कौन से काल के अंदर हुआ है, तो वो हुआ क्रिटेशियस। मेसोजोइक को 3 भागों में बांटा गया। अगर बात कर ले उन तीनों भागों की, देख लीजिए, एक बार ये भी बता देता हूं आपको, मैं याद रखने योग्य बात है। अगर बात करें मेसोजोइक की, तो मेसोजोइक में भी 3 भाग हुए। सबसे पहले भाग को हम कहते हैं ट्रियासिक। ये वही काल है जिसमें डायनासोर जो है, ये हम कहें रेंगने वाले जो जीव है उनकी उत्पत्ति हुई थी, किसमें, ट्रियासिक में। फिर उसके बाद दूसरा काल जुरासिक, इसी नाम से सभी लोग जो है परिचित होंगे। जुरासिक काल जो है डायनासोरों का काल कहलाता है। क्योंकि इस पूरे काल में जो है पूरी पृथ्वी पर इन्हीं का राज्य था, इन्हीं का राज था, और उड़ने वाले जीवों का राज था, और अंतिम जो काल है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटेशियस, जिसकी चर्चा हमने की 6.5 से लेकर 14.4। और इसी काल में किसकी उत्पत्ति हुई है,
हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई है क्रिटेशियस काल में। तो हम बात करें, ये 3 भागों में बांटा गया है, तो हम बात करें हमारे इसकी उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति जो क्रिटेशियस काल में। अब उत्पत्ति हुई कैसे, ये प्रश्न बहुत जरूरी है कि उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम अगर बात करें विश्व के मानचित्र को लेकर कि उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वैगनर महोदय। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी पर जो महाद्वीप आज हमें दिखाई दे रहे हैं, उन महाद्वीपों की जो स्थिति पूर्व में क्या थी, मतलब आज जैसे हमें महाद्वीप दिखाई देते हैं, आपके सामने है, ये महाद्वीप क्या वास्तव में शुरू से ऐसे रहे, इसके बारे में चर्चा की। और उन्होंने कहा कि महाद्वीप जो है वो लगातार खिसकते रहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो प्लेटों में विभाजित है और ये प्लेटें प्रतिवर्ष किसी न किसी दिशा में गति करती है, और इन्हीं गति की वजह से ये जो महाद्वीप आज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में पहले ऐसे नहीं थे। तो कैसे थे, तो महाद्वीपों के लिए उन्होंने कहा कि महाद्वीप जो एक संयुक्त महाद्वीप के रूप में थे, जिसका नाम क्या था, पैंजिया। क्या नाम था, पैंजिया। और पैंजिया का 2 हिस्से थे, क्या थे, 2 हिस्से, मतलब पैंजिया को एक छिछले सागर के द्वारा, जिसका नाम था टैथिस सागर, क्या नाम था, टैथिस सागर, उसके द्वारा विभाजित किया जाता था। और इसके ऊपरी भाग को क्या कहते थे, लॉरेंशिया। इसके ऊपरी भाग को कहते थे लॉरेंशिया, इसके ऊपरी भाग को कहते हैं लॉरेंशिया, और इसके दक्षिणी भाग को कहते थे गोंडवाना लैंड। क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। ये किसने बताया, वैगनर महोदय ने। अपने तथ्यों के आधार पर उन्होंने प्रूफ किया कि वास्तव में जो हमारा भूभाग है वो एक पैंजिया के रूप में था। इसके 2 भाग थे, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड, और यही गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया जो है लगातार टूटते रहे। ये कहते हैं कि पहले कार्बोनिफेरस युग में इसकी टूटने की प्रारंभ हुई और वर्तमान तक ये टूटते टूटते पहुंच गया, और इसके तथ्य वो देते हैं। तो हम बात करें, अगर इनकी बात अगर मान लें, तो वास्तव में जो हमारा ये भारत का ये वाला हिस्सा है, दक्षिण का पठार जिसे हम कहते हैं, जिसमें राजस्थान का ये पठारी भाग भी आता है, दक्षिण का पठार जो हम कहते हैं, ये हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। किसका माना जाता है, गोंडवाना लैंड का। किसका, गोंडवाना लैंड का। और ये गोंडवाना लैंड कहां से आया, ये आया है यहां से। तो ये जो तट है, ये वाला जो तट है, अगर हम इसको देखें तो ये इस प्रकार से है, और अगर हम हमारे गुजरात को देखें तो वो इस प्रकार से। तो गुजरात वाला जो भाग है वो यहां से चलकर कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, और ये गोंडवाना लैंड वाली प्लेट किससे टकराई, लॉरेंशिया से। इसीलिए कहा जाता है कि सेनोजोइक युग में विश्व के सबसे बड़े पर्वत, वलित पर्वत कौन से, हिमालय की उत्पत्ति। और उससे पहले ये भाग जब टकराया तो यहाँ पर पठार की उत्पत्ति हुई। और पठार की उत्पत्ति हुई कैसे, अगर हम देख लें तो ये वाला भाग जब इससे टकराया तो इस पूरे पठारी भाग में दरारें उत्पन्न हुई। क्या हुई, दरारें। और उन दरारों से क्या निकला, लावा निकला, और यही लावा बाद में जाकर क्या बन गया, पठार का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, पठार का। इसीलिए इस पूरे भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट की लावा चट्टानें पाई जाती है, जिसको हम आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। और इसी आग्नेय चट्टान के द्वारा, इसी आग्नेय चट्टान के जब टूट फूट होती है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम अगर बात करें कि बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण किससे हुई, दरारों से। दरारों से क्या निकला, लावा, और लावे से क्या बना, पठार। ठंडा होकर क्या बना, पठार। और इस पठार पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो अगर मोटी मोटी बात कर लें हम लोग कि ये इसका जो निर्माण है वो किसके माध्यम से हुआ, तो इसका जो माध्यम है वो है ज्वालामुखी। किसका, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कौन सी वाली, दरारी उद्भेदन वाली। कौन सी, दरारी दरारी उद्भेदन वाली जो ज्वालामुखी है, उससे इसका निर्माण, इस पूरे पठार का निर्माण हुआ। इसीलिए यहाँ बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति निश्चित रूप से आपको समझ में आ गई होगी। मेसोजोइक एरा, जिसको मध्यजीवी कल्प कहते हैं, क्रिटेशियस युग, इसी मध्यजीवी कल्प का तीसरा जो भाग है वो क्रिटेशियस के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ और बेसाल्ट के कारण, कब, जब प्लेटें आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकी, और खिसकने के कारण ये वाला भाग कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और यहाँ पर निर्माण हुआ हमारे दक्षिण के पठार का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की ओर चलें। तो अगला तथ्य जो हम लेकर आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्थिति और विस्तार। देखिए, किसी भी स्थान को पढ़ने से पूर्व ज्योग्राफी का नियम ये कहता है कि मैप पर उसकी क्या स्थिति है और उसका क्या विस्तार है, और ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है अक्षांश और देशांतर। और हम जब पृथ्वी को बांटते हैं गोलार्धों में, तो इस प्रकार से जब बांटते हैं तो 2 गोलार्ध बनते हैं, एक बनता है उत्तरी गोलार्ध, एक बनता है दक्षिणी गोलार्ध। और इस प्रकार से जब बांटते हैं तो एक बनता है पश्चिमी गोलार्ध और एक बनता है पूर्वी गोलार्ध।
तो जब अगर बात करें हम राजस्थान की, बात करें हम राजस्थान या भारत की, तो भारत और राजस्थान जो है वो अगर इस प्रकार से बांट दे तो इस जगह स्थित है। तो ये बात करें तो गोलार्धों में, तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। इसीलिए जब भी राजस्थान और भारत की बात आती है, जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखते हैं तो उसके आगे पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश जरूर लिखा जाता है। बात कर ले इसकी, तो इसकी अगर दक्षिणतम सीमा की बात करें तो वो प्रारंभ होती है 23 डिग्री 51 मिनट। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं, देखिए राजस्थान का जो लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड है उसको जो है हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अक्षांश देशांतर हजारों बार पूछा जा चुका है। तो निश्चित रूप से अब वो भौतिक प्रदेशों के अक्षांश देशांतर पूछने वाला है। तो निश्चित ही ये सवाल बनने वाला है कि दक्षिणी सीमा 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री और 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बात करते हैं पूर्वी देशांतर की, तो 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित है। तो याद रखिएगा। बात करते हैं इसमें जिलों की, तो इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला जिला जिसका क्या नाम है? बूंदी। क्या नाम है? बूंदी। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जिला कोटा। फिर तीसरा जिला जो इसमें आता है वो आता है झालावाड़। और हमारा जो चौथा जिला आता है वो आता है बारां। तो अगर बात करें, ये प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है कि हाड़ौती की पठार में कितने जिले आते हैं, तो कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत पुराना है। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। किसकी बात करें हम लोग? क्षेत्रफल की। तो अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए इसके क्षेत्रफल की अगर बात कर ले तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कुल राजस्थान का 6.49% है। कितना है? 6.49%। अगर इसको वर्ग किलोमीटर में देखें तो 24,185 वर्ग किलोमीटर ये बैठता है। अगर ये पूरा भाग की बात करें तो 24,185 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र बैठता है। बात कर ले जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो है वो हमारे पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या इस पूरे भूभाग में निवास करती है। इस पूरे भूभाग में कितनी प्रतिशत? 10% जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं आगे, चलिए बात करते हैं अगली, तो जन घनत्व की बात कर ले हम, तो इसका जो है पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान है। जितने भी भौतिक प्रदेश हैं हमारे, उन भौतिक प्रदेशों में सेकंड नंबर पे आता है ये, और प्रथम स्थान पर आता है पूर्वी मैदानी भाग। बात कर ले हम लोग इसके अतिरिक्त, ये जो है सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। हमारे जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उसमें सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो कई बार प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो है हाड़ौती का पठार। जन घनत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। जनसंख्या यहाँ 10% है। वर्ग किलोमीटर एरिया की बात करें 24,185, 6.9% भाग है पूरे राजस्थान का इसके पास, और ये जो है राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। तो इसकी बात करें वर्गीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब प्रश्न जो है यहीं से बनने वाला है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको ये बनने वाला है। अगर इसको मोटा मोटा 2 भागों में बांट दें, देखिए 2 भागों में कैसे बांटेंगे हम? देखिए इस पूरे भूभाग को हम जो है वो मालवा के पठार का हिस्सा और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां हैं उसका हिस्सा मानते हैं, और उसी की कारण इस पार्ट को विंध्याचल कगार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विंध्याचल कगार से। अगर हम बात कर लें भारत की, तो भारत में जो दक्षिण का पठार है, ये वाला जो हिस्सा है, भारत के जो दक्षिण का पठार है वो यहां से प्रारंभ होकर इस स्थान से लेकर ये यहां इस प्रकार से माना जाता है कि ये हमारे भारत का दक्षिण का पठार है। और इसी दक्षिण के पठार पर एमपी से लेकर झारखंड तक एक श्रेणी पाई जाती है जिसको हम विंध्याचल पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत। और राजस्थान का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है राजस्थान का, ये वाला जो हिस्सा है, ये इसी विंध्याचल पर्वत का भाग माना जाता है। इसीलिए जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो मोटे मोटे 2 भागों में बांटते हैं। बात करते हैं इसके 2 भागों की, तो पहला भाग जो है जो हम बांटते हैं इसको, वो है हमारा विंध्यन कगार। और दूसरा जो भाग है इसको जब बांटा जाता है तो दूसरा भाग जो है वो कहलाता है दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा
पठार कहलाता है। दो भागों में विभाजित करते हैं इस पूरे भाग को। आगे चलकर हम इसके पूरे विस्तृत अध्ययन करेंगे कि विंध्यन कगार में क्या आता है, दक्कन। इन दोनों ही क्षेत्रों को 5 प्रमुख विभागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में और इसको 2 भागों में बांटा गया। बात करते हैं विंध्यन कगार की, तो ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं विंध्यन कगार। क्या कहते हैं इसको? विंध्यन कगार, इसको कहते हैं विंध्यन कगार। और दूसरा पार्ट ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं दक्कन लावा पठार। तो इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है विंध्यन कगार, दूसरा है दक्कन लावा पठार। बात कर ले विंध्यन कगारी भाग की, बात कर ले विंध्यन कगारी भाग की, तो देखिए विंध्यन कगारी भाग जो है, ये वाला हिस्सा विंध्यन कगार का भाग बनता है। इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। किन किन भागों में? सबसे पहला जो भाग है विंध्यन कगार जो है, उसका जो पहला भाग है वो भाग कहलाता है पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा कहलाता है? पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा जो भाग है इसका, वो कहलाता है हमारा नदी निर्मित मैदानी भाग। और अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो है शाहाबाद उच्च भूमि। इन 3 भागों में बांटा जाता है। बात कर ले इनकी विशेषताओं की। सबसे पहला क्षेत्र जो है वह पहाड़ी क्षेत्र। देखिए जब हम इस पूरे भाग को बांटते हैं तो इसमें 3 पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले यहां पर जो बनी हुई है वो है हमारी बूंदी की पहाड़ियां। किसकी है? बूंदी की पहाड़ियां, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। फिर उसके बाद जो यहां पर है, यहां से लेकर बूंदी, कोटा और बारां के अंदर जो फैली हुई है वो है हमारी रामगढ़ की पहाड़ियां। और तीसरी जो है वो है हमारी यहां पर, जिसको हम कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं। और बात करें हम लोग चौथी पहाड़ियों की, तो ये यहां पर इस जगह, ये जो है जिसमें कोटा और झालावाड़ दोनों आते हैं, ये वाली जो पहाड़ी है ये है हमारी मुकुंदरा की पहाड़ियां। अगर पहाड़ियों की चर्चा करें, सबसे पहले बूंदी की पहाड़ियां, फिर रामगढ़ की पहाड़ियां, ऐसे ही यहाँ पर कुंडला की पहाड़ियां जो कोटा में है, और आखिरी में यहाँ पर जो है जिसको मुकुंदरा की पहाड़ियां कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये पहला विंध्यन कगारी भाग है, जिसको पहाड़ी क्षेत्र में विभाजित करते हैं, ये 4 पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं नदी निर्मित मैदान की। किसकी बात करते हैं हम लोग? नदी निर्मित मैदान की। अगर इसकी चर्चा करें, नदी निर्मित मैदान की चर्चा करें, तो हम देखेंगे कि ये जो पूरा भाग है ये 2 नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 2 प्रमुख नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले नदी की बात करें तो यहां से ये देखिए, ये रावत भाटा से निकलने वाली, चित्तौड़ के रावत भाटा से निकलकर इस कोटा में प्रवेश करते हुए इस प्रकार से जाने वाली कौन सी नदी? हमारी चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। देखिए निश्चित रूप से अगर नदी बह रही है तो उसका मैदानी भाग जरूर होगा, जिससे उसमें पानी आता है और उसका जो क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर ये जो भाग है, इसी भाग को हम मैदानी भाग कहते हैं। और ये जो चंबल की सहायक नदी बनास नदी है, वो इस कुछ क्षेत्र में इस वाले क्षेत्र का निर्माण करती है, इसलिए इस पूरे भाग को हम कहते हैं पश्चिमी मैदानी भाग। किसका? हाड़ौती का पश्चिमी मैदानी भाग, पश्चिमी मैदानी भाग कहलाता है। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे पार्ट की। किसकी बात करते हैं? तीसरे पार्ट की। तो तीसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। क्या कहते हैं? शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो 12 का जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है शाहाबाद क्षेत्र। और इसी को क्या कहा जाता है? शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, क्योंकि ये समुद्र तल से लगभग 450 मीटर ऊंचा है। 450 मीटर ऊंचा है, इसलिए उच्च क्षेत्र है, इसलिए इसको शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं। इसकी विशेषताएं हम अगले जो है स्लाइड में लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जो हाड़ौती का दूसरा पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं दक्कन लावा पठार। क्या कहते हैं? दक्कन लावा पठार। अगर इसकी सीमा निर्धारित करें तो ये यहां से, ये पूरा जो झालावाड़ हिस्सा, झालावाड़ वाला हिस्सा, मुकुंदरा की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, ये दक्कन लावा पठार कहलाता है। और इस दक्कन के लावा पठार को जब 2 विभागों में विभाजित करते हैं तो पहला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है झालावाड़ का पठार, और दूसरा जो भाग कहलाता है वो कहलाता है गंगधार प्रदेश।
डंगंगदार प्रदेश। अगर इस पूरे भाग की बात करें तो ये पूरा का पूरा भाग क्या है, पठारी क्षेत्र है। और इस पठारी क्षेत्र के मध्य में, इस पठारी क्षेत्र के इस मध्य वाले भाग में, इस पठारी क्षेत्र के इस मध्य वाले भाग में को कहते हैं डंगंगदार प्रदेश। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, डंगंगदार प्रदेश। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस पूरे भाग को हमने 5 भागों में विभाजित किया। उससे पहले हमने 2 प्रमुख विभाग बताए। सबसे पहला विंध्यन कगार, फिर उसके बाद दक्कन का लावा पठार, उसके 3 पार्ट किए विंध्यन कगार के, पहाड़ी क्षेत्र, उसके साथ ही शाहबाद उच्च भूमि और उसके साथ ही पूर्वी पश्चिमी मैदानी भाग। ऐसे ही इसके 2 भाग कर दिए। झालावाड़ का पठार, ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग है झालावाड़ का पठार, और ये वाला भाग कहलाता है डंगंगदार प्रदेश। तो कुल मिलाकर 5 प्रमुख विभागों में इसको विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अगली स्लाइड की बात करें। अगली स्लाइड की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे क्षेत्र में एक प्रश्न बड़ा ही फेमस है। फेमस क्या है, हर एग्जामिनेशन में जहां कहीं भी भौतिक प्रदेशों की बात आती है तो यहां पर इस भौतिक प्रदेश की अगर चर्चा कर लें तो इस भौतिक प्रदेश में ये जो हमारा पूरा भाग है, इसमें यहां पर बूंदी से लेकर, यहां पर इस बूंदी से लेकर सवाईमाधोपुर के बीच में एक भ्रंश रेखा है। क्या है, भ्रंश रेखा। भ्रंश रेखा क्या होती है मैं आपको बता दूं, जो भी प्लेटें होती है उसके बीच में जब दरार आ जाती है तो उसको हम भ्रंश के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो भू प्लेट है उसके बीच में एक दरार है जिसको भ्रंश रेखा कहते हैं, और इसी का नाम है जीबीटी। कई बार जीबीटी बोलते हैं, कई बार जीबीएफ बोलते हैं। जीबीटी मतलब महान सीमा भ्रंश, इसका नाम क्या है, महान सीमा भ्रंश। इसके साथ इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। इसको जो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, जीबीटी के नाम से पूछा जा सकता है, भ्रंश रेखा के नाम से पूछा जा सकता है, महान सीमा भ्रंश के नाम से पूछा जा सकता है। और कहां से, बूंदी से लेकर सवाईमाधोपुर। अब बात करें, कई बार एग्जामिनेशन में इस पूरे महान सीमा भ्रंश को जो है वो कोटा और चित्तौड़गढ़ तक, कोटा और ये जो रावत भाटा वाला क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, वहां तक, और यहाँ पर करौली से लेकर धौलपुर तक बताया गया है। तो कई बार एग्जामिनेशन में जो है वो करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा और उसके साथ चित्तौड़गढ़ को भी सम्मिलित किया जाता है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया जो कि हम अगले स्लाइड में आपको बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे इसकी अगली विशेषता देखते हैं। तो अगली विशेषता जो है वो है पहाड़ियां। क्या है, पहाड़ियां। इस पूरे क्षेत्र के अंदर दर्रे और पहाड़ियां पाई जाती है। तो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जिसकी चर्चा कुछ हमने पहले की थी। सबसे पहले यहां अगर बात करें बूंदी जिले के अंदर, इस बूंदी जिले के अंदर जो मिलती है वो कहलाती है बूंदी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। अच्छा, पहाड़ियों से याद आया कि पहाड़ियों के लिए फेमस एक प्रश्न है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कौन से भौतिक प्रदेश में मिलती है। तो कहां मिलती है, पूरे हाड़ौती प्रदेश में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मिलती है। बात करते हैं बूंदी की पहाड़ियों की, तो बूंदी की पहाड़ियां बूंदी में स्थित है, लगभग 92 किलोमीटर लंबी है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सतूर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतूर, जो कि 353 मीटर ऊंची है। समुद्र तल से, औसत समुद्र तल से 353 मीटर ऊंची है। कौन सी, बूंदी की पहाड़ियों की सतूर श्रेणी, सतूर पहाड़ी। तो कुल मिलाकर प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है सतूर। बात करते हैं अगली, तो ये यहाँ पर जो है ये है कुंडला की पहाड़ियां। कौन सी है, कुंडला की, जो कहां पर है, जो है हमारे कोटा में। कहां पर है, कोटा में, और इनका आकार कुंडल नुमा है, इसलिए इसको कुंडला की पहाड़ियां कहा जाता है। बात करते हैं अगली पहाड़ियों की। ये जो पहाड़ियां हैं, जो अगली पहाड़ी मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारी रामगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां। अगर बात करें इस बूंदी, कोटा और बारा वाले क्षेत्र में, तो अर्धचंद्राकार रूप में जो पहाड़ियां मिलती है उसको हम कहते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां। और इस रामगढ़ पहाड़ियों की ही सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहलाती है कांबा, जो कि 456 मीटर ऊंची है। कितनी है, 456 मीटर, और ये पड़ती है 12 में। कब पड़ती है, 12 में। बिल्कुल, ये कहां पड़ती है, 12 में, जो है 456 मीटर कांबा चोटी सबसे ऊंची है, रामगढ़ की पहाड़ियां। इसको ही कस्बा थाना के नाम से भी जाना जाता है।
इसको कस्बा थाना के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि कस्बा थाना की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो वो है हमारे हाड़ौती की पठार में, रामगढ़ की पहाड़ियों में और बारां के अंदर पड़ती है। बात करते हैं अगली पहाड़ियों की, जो अंतिम पहाड़ियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो ये वाली जो पहाड़ियां, इसको हम कहते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां। और ये कहां पर है? ये कोटा और झालावाड़ में आती है। कौन सी पहाड़ियां? मुकुंदरा की पहाड़ियां। इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि ये सबसे ऊंचा भाग है, ये सबसे ऊंचा भाग है। और इसी भाग में एक चोटी है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है चांदबाड़ी। चांदबाड़ी चोटी पहाड़ी है, ये चांदबाड़ी चोटी है। और इस चांदबाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 517 मीटर। याद रखिएगा, यही जो ऊंचाई है ये पूरे हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी है। इसीलिए कहा जाता है कि हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी। कहां पर है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। और ये जो मुकुंदरा पहाड़ियां, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। कुल मिलाकर ये वाला भाग जो है सबसे ऊंचा है। और अगर हम पूरे प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात कर लें, पूरे प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो मानी जाती है 500 मीटर। कितनी? औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 500 मीटर। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, जो हमारी इन्हीं पहाड़ियों के बीच में काली सिंध, परवन, पार्वती, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में ये तीनों नदियां बहती है, जो कि मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है हमारे हाड़ौती के भाग में। अगर आप, अच्छा एक प्रश्न और बहुत फेमस है, आप लोगों को ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि इस हाड़ौती के पठार का जो ढाल है वो किस तरफ है। देखिए, हाड़ौती के पठार की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। किस तरफ है? दक्षिण से उत्तर की ओर। इसीलिए इसकी अधिकांश नदियां जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और हाड़ौती में प्रवेश करती है। ऐसे ही चंबल की बात कर ले तो चंबल भी हमारे यहाँ से गुजर के इस तरफ जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस हाड़ौती के पठार का जो ढाल है वो कैसा है? दक्षिण से उत्तर की ओर। याद रखिएगा, हाड़ौती का ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार बनता है, हाड़ौती के पठार का ढाल किस तरफ है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। जबकि भारत के पठार का ढाल किस तरफ है? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भारत के पठार का ढाल किस तरफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी भाग में जो है कुछ दर्रे भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दर्रे। दर्रों की अगर चर्चा कर ले हम लोग, देखिए दर्रे होते क्या है? दर्रे क्या होता है? इन पहाड़ियों या पर्वत श्रेणियों के बीच में ऐसा भाग जहां से आने जाने का रास्ता बनता है, उसको हम कहते हैं दर्रे। जो दो पर्वत श्रेणियां कहीं पर ऐसे इस प्रकार से झुकी होती है, तो इस रास्ते से आने जाने का जो भाग बनता है उसको हम दर्रे कहते हैं। तो इसमें जो है 4 प्रमुख दर्रे हैं, कहीं पर 5 माने गए, कहीं पर 4 माने गए। सबसे पहले दर्रे की अगर बात कर ले तो है रामगढ़ खटखट दर्रा, जिसका नाम क्या है? रामगढ़ खट खट दर्रा। आपको पता चल गया होगा कहां पर है, ये है हमारे रामगढ़ की पहाड़ियों में। दूसरा जो दर्रा है, पहला दर्रा रामगढ़ दर्रा, दूसरा दर्रा जो है जिसको हम बोलते हैं लाखेरी दर्रा, जो कहां पर है? बूंदी में। ये वही लाखेरी जहां प्रथम सीमेंट कारखाना 1909 में स्थापित हुआ था। तीसरा जो दर्रा है जिसको हम बूंदी दर्रे के नाम से जानते हैं, बूंदी की पहाड़ियों में है बूंदी दर्रा। और चौथा जो दर्रा है वो है हमारा जेतावास का दर्रा। याद रखिएगा, जेतावास का 4 प्रमुख दर्रे हैं। और चौथा जो दर्रा माना जाता है वो माना जाता है 5वां, मुकुंदरा दर्रा। ये 5वां दर्रा माना जाता है। हालांकि चार की चर्चा होती है हमेशा, पर 5वां दर्रा भी है जिसको हम मुकुंदरा दर्रे के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कई बार रामगढ़ खटखट दर्रा और जेतावास दर्रा जो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ये कहाँ है, तो ये हाड़ौती के पठार में। चलिए आगे बात करते हैं। इसी स्लाइड के आगे अगर हम देखें, इसी स्लाइड के आगे हम देखें तो इसके कुछ उपनाम भी फेमस है। देखिए, पूरे भाग को बहुत सारे उपनामों के नाम से जाना जाता है। उपनाम क्या होता है? उनकी विशेषताओं से एक नया नाम निकल जाता है, उसको हम उपनाम कहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पहले उपनाम की, तो उसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। किसका? राजस्थान का। इसका एक उपनाम हो गया। दूसरे उपनाम की बात करें तो इसको हम पठारी प्रदेश भी कहते हैं। तीसरे उपनाम की बात करें तो इसी भाग को हम काली मिट्टी का प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये किससे निर्माण हुआ है? लावे से निर्माण। और लावे से क्या बनती है?
काली मिट्टी का पठार या काली मिट्टी का प्रदेश भी कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इस पूरे पठारी भाग की, तो इसको हम मालवा के पठार का हिस्सा मानते हैं। तो हम कहते हैं कि मालवा के पठार का उत्तरी भाग। और अगर आगे चर्चा करें कि और क्या नाम देते हैं, तो एक नाम भी और आता है जिसको हम बोलते हैं संक्रांति प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? संक्रांति प्रदेश। अभी मैं समझाऊंगा संक्रांति प्रदेश क्यों कहते हैं। और एक नाम और है इसका, वो है अधर अस्पष्ट प्रवाह क्षेत्र। इसका एक नाम और है अधर अस्तर प्रवाह क्षेत्र। संक्रांति प्रदेश क्यों कहते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो ये जो हिस्सा है ये है हमारा विंध्याचल पर्वतों का हिस्सा। ये क्या है? विंध्याचल पर्वतों का हिस्सा है। और ये विंध्याचल पर्वतों के इस तरफ यहाँ पर एक फेमस पर्वत श्रेणी है पूरे विश्व की, जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है? और यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत। ये हम क्या? विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत। और इनके बीच का ये हिस्सा जो है, ये पठारी भाग जो है, इसके बीच में आता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल या संक्रांति प्रदेश। क्या कहते हैं? संक्रांति। तो ये किसके बीच का? विंध्यन पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी के बीच का संक्रांति प्रदेश। संक्रांति क्या होता है? ट्रांजिशनल जोन क्या होता है कि जब एक प्रमुख प्रदेश समाप्त होता है और दूसरा प्रदेश जब स्टार्ट होने लगता है, उसके बीच में दोनों की विशेषताएं लिए हुए जो भाग होता है, उसको संक्रांति प्रदेश, ट्रांजिशनल जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हाड़ौती का पठार है, विंध्यन पर्वत श्रेणी और अरावली के बीच में जो है ट्रांजिशनल जोन या फिर हम कहें संक्रांति प्रदेश का काम करता है। बात करते हैं अधर अप्रवाह क्षेत्र का, क्योंकि इसमें जो बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, वो नदियां जो है उनकी जो उत्पत्ति है, उन नदियों की जो उत्पत्ति है वो अस्पष्ट है। कैसी है? उनका मार्ग और उनकी उत्पत्ति जो है अस्पष्ट है। कभी वो किसी पर्वत से निकलती है, कभी वो किसी पर्वत से निकलती है। इसीलिए इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है? अधर अस्पष्ट प्रवाह क्षेत्र। मैंने क्या कहा था? प्रवाह। तो ये नदियों से संबंधित नाम है, इसलिए इसको बोलते हैं अधर अस्पष्ट प्रवाह क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं जलवायु की। जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश का जब अध्ययन कर रहे हैं, तो जब हम उसके भौतिक तत्वों की बात करें, तो हमें जलवायु पढ़ना भी आवश्यक है। तो जलवायु की अगर बात कर लें, तो यहाँ की अगर वर्षा की बात करें, किसकी बात करें? वर्षा की। क्योंकि ये जो है, ये जो भाग है, ये 3 भागों में विभाजित होता है। देखिए, एक भाग तो ये बूंदी वाला, बूंदी और कोटा वाला जो भाग है, बूंदी और कोटा वाला जो भाग है, इसको हम कहते हैं उप आर्द्र प्रदेश। क्या कहते हैं? उप आर्द्र प्रदेश। ऐसे ही यहां जो आता है उसको बोलते हैं आर्द्र प्रदेश। मतलब 12 वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं हम लोग आर्द्र प्रदेश। इसी प्रकार से हमारा जो झालावाड़ का हिस्सा है, इसको कहते हैं हम अति आर्द्र प्रदेश। कभी आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा। उपाद्र का मतलब आर्द्रता तो है पर थोड़ी कम है, इसलिए इसको उपाद्र कह दिया। यह आर्द्रता युक्त प्रदेश है 12 वाला, इसलिए इसको आर्द्र प्रदेश कह दिया। और यह आर्द्रता जो है अधिक है, इसलिए इसको बोलते हैं अति आर्द्र प्रदेश। बात कर लें इसकी औसत वर्षा की। वर्षा की अगर औसत बात करें, औसत वर्षा की बात करें हम लोग, तो देखिए इसकी जो औसत वर्षा है वो मानी गई है 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर। 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर। और बात करें हम लोग कहीं कहीं पर ये 180 से 120 के बीच में भी लिखी जाती है, किसी किसी किताब में ये भी मिलती है। तो दोनों पूछ लें तो एक ही बात है, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस झालावाड़ वाले क्षेत्र की, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है, इसीलिए झालावाड़ जो है वो ऐसा जिला है, झालावाड़ जो जिला है वो ऐसा जिला है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो है हमारा झालावाड़ जिला। और स्थान की बात कर ले तो माउंट आबू है। याद रखिएगा कि औसत वार्षिक वर्षा जिले की बात करें झालावाड़ और स्थान की बात करें तो माउंट आबू इसका आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और कि इसमें जो मानसून की शाखा है, कौन सी शाखा? मानसून की शाखा है, उसमें कौन कौन सी शाखा से कितनी कितनी वर्षा प्राप्त होती है। ये फेमस प्रश्न है आरपीएससी का। देखिए मानसून की यहाँ 2 शाखाएं आती है, एक तो इधर से आती है जिसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। जो मानसून की शाखा है
वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस तरफ से आती है, और यहाँ से मतलब ये जो पूर्वी भाग है उससे आती है, और यहाँ से जो प्रवेश करती है दक्षिणी भाग से वो आती है हमारी अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा। बात करते हैं इस भाग की, इस भाग की। देखिए जो सर्वाधिक वर्षा मिलती है इस पूरे भूभाग को वो 90%, कितनी प्रतिशत, 90% तो मिलती है बंगाल की खाड़ी से, और 10% जो वर्षा मिलती है वो मिलती है अरब सागर से। बात कर लें क्यों मिलती है, क्योंकि अरब सागर की शाखा के समांतर पाई जाती है जितनी भी पहाड़ियां हैं वो, और यहाँ से जो शाखा आ रही है उसके ये समकोण पर पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर की शाखा से केवल 10% वर्षा प्राप्त होती है। बात करते हैं इसके अतिरिक्त एक चर्चा और रह गई, उसको भी हम कर लेते हैं अभी, कि जो हमने रामगढ़ की पहाड़ियां आपको बताई, इस रामगढ़ की पहाड़ियों में ही एक विशेष शिलाकृति मिलती है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स शू। क्या बोलते हैं, हॉर्स शू। ये क्या है, देखिए कालांतर में माना जाता है कि एक उल्का पिंड जो है वो हमारे राजस्थान के इस रामगढ़ वाले इलाके में आकर गिरा, और वहां जो निर्मित पहाड़ियां हैं वो उल्का पिंड के गिरने से हॉर्सशू मतलब घोड़े की नाल के आकार की हो गई है। कई बार आपसे पूछा जाता है घोड़े की नाल की पहाड़ियां कहाँ मिलती है, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है हमारे रामगढ़ में। कहाँ मिलती है, रामगढ़ में। अगर मैं आपको इसका चित्र दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे कि घोड़े के नाल के अर्थ का क्या मतलब हो गया। ये देखिए, ये है हमारा रामगढ़ क्रेटर के रूप में माना जाता है कि जब ज्वालामुखी फटती है और उसका ऊपरी भाग जब हट जाता है तो उसको क्रेटर कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ये क्रेटर का निर्माण किससे हुआ है, ये क्रेटर का निर्माण हुआ उल्का पिंड से। किससे हुआ है, उल्का पिंड से। उल्का पिंड से कैसे, हमारे जो अंतरिक्ष है उसमें जो बड़ी बड़ी चट्टानें हम के ग्रहों के जो टुकड़े हैं वो लगातार विचलित करते रहते हैं, और कुछ कुछ टुकड़े जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण कई बार जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो अधिकांश टुकड़े जो है वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ बड़े टुकड़े हैं उनके कुछ छोटे भाग जो आकर गिरते हैं, उसी गिरे हुए भाग से इस रामगढ़ क्रेटर का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस पूरे भूभाग को हम जियो हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। इस पूरे, ये राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज भी कहा जाता है। तो रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये घोड़े की नाल के आकार का है, या हम कहें हॉर्स शू, जो घोड़े का पांव होता है उसके नीचे जो उसके तलवे लगते हैं लोहे के, उस आकार का है ये। और इसके बीच में एक झील है जिसको हम रामगढ़ क्रेटर के नाम से जानते हैं, और ये उल्कापिंड से निर्माण हुआ, इसी को हम राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज घोषित किया गया है। तो ये तथ्य भी आपको पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखिएगा। रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है, रामगढ़ क्रेटर स्थित है हाड़ौती के पठार में, विशेषकर कहाँ, बूंदी से लेकर बारां के बीच में रामगढ़ की पहाड़ियों में जो है हॉर्स शू स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की बात कर लें हम लोग। तो हम बात कर लें यहाँ के उद्योगों की। देखिए ये पूरा क्षेत्र हाड़ौती जो है वो उद्योगों के लिए बड़ा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कोटा है, और कोटा जो है वो हमारी उद्योग नगरी के नाम से जानी जाती है। तो बात कर ले उद्योगों की, तो ऊर्जा व जल की उपलब्धता। अच्छा, यहाँ उद्योग क्यों है, क्योंकि देखिए इस पूरे क्षेत्र में जो है खनिजों की अत्यंत कमी, खनिज नहीं है यहाँ पर। तो उद्योग जो है वो क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ऊर्जा किससे बनती है, जल के द्वारा, जो यहाँ बड़े बड़े जो हमारे जल विद्युत परियोजना है उसके द्वारा, और जल की उपलब्धता के कारण इस प्रदेश में औद्योगिक विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कभी भी बात आती है सस्ती ऊर्जा की, तो हम बात करते हैं कि जल से निर्मित ऊर्जा जो होती है वो सबसे सस्ती ऊर्जा होती है। तो यहाँ ऊर्जा मिल रही है और जल मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ औद्योगिक विकास सर्वाधिक हुआ है। कोटा में विकसित उद्योग में सरकारी क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड की स्थापना 1968 में हुई थी। सरकार द्वारा जो है इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1968 में। बात करते हैं विदेशी सहयोग से यहाँ सूक्ष्म ताप नियंत्रक संयंत्र विद्युत चुंबकीय उपकरण का निर्माण भी होता है। इसी प्रकार से श्रीराम फर्टिलाइजर रसायन जो गड़े पान में, कहां पर है, गड़े पान में। बहुत फेमस प्रश्न है कि श्रीराम फर्टिलाइजर रसायन या राजस्थान में फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ है, तो वो है हमारे गड़े पान में। कहां पर है, गड़े पान में। और ये कहाँ है, किस नाम से जाना जाता है, श्रीराम फर्टिलाइजर रसायन के नाम से जाना जाता है। कपास कृषि यंत्र, तेल विद्युत यंत्र आदि भी पाए जाते हैं। इसी के बाद बात करें बूंदी की, तो बूंदी में लाखेरी में, कहां पर, लाखेरी में। हम सब लोग पढ़ते हैं कि लाखेरी क्यों फेमस है, कि ये सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है। कौन सा कारखाना है, सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है, जो कि 1905 में स्थापित हुआ था, और ये एसीसी कंपनी द्वारा परिचालित है। मतलब इसको चलाने वाली जो पेरेंटल कंपनी कौन सी है, एसीसी सीमेंट कंपनी। बात करते हैं मोडक में।
मोडक में मंगलम सीमेंट कारखाने का प्लांट है। कौन सा है? मंगलम सीमेंट कारखाने का। और मोडक मोडक जो है रामगंज मंडी सुकेत मंडला दर्रा आदि जो भाग है वो पत्थर पॉलिशिंग, मतलब यहाँ जो पाए जाने वाला कोटा स्टोन है उसकी पॉलिशिंग जो है वो मोडक में, रामगंज मंडी में, सुकेत व मंडला व दर्रा भाग में पाई जाती है। मुकुंदरा दर्रा भाग है, वहां पर ये कार्य किए जाते हैं। तो उद्योग की दृष्टि से बड़ा फेमस है। बात करते हैं आगे। इस प्रदेश में कोटा डोरिया, जब भी हम बात करते हैं कोटा की तो रेशम के समान एक मलमल का जो कपड़ा आता है उसको हम कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। इसकी साड़ियां बहुत फेमस है। ढाका की मलमल का विकल्प माना जाता है। देखिए विश्व का जो सबसे महंगा कपड़ा है वो मलमल का कपड़ा है, और ढाका जो कि बांग्लादेश में है वहां ये बनाया जाता है। तो उसके समान या उसका विकल्प के रूप में कोटा डोरिया को देखा जाता है। तो 17वीं शताब्दी में कोटा डोरिया की अगर चर्चा कर लें तो कोटा डोरिया की जो शुरुआत हुई थी वो महारावल किशोर सिंह द्वारा। महारावल जो किशोर सिंह थे कहाँ के? कोटा के। उन्होंने मैसूर से, कहां से? मैसूर से। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। तो मैसूर से लेकर आए थे कारीगरों से, और यहां पर शुरुआत की थी कोटा डोरिया की। बात करते हैं रियासतकालीन मैसूर के कारीगरों द्वारा राजा महारावल की पोशाकें मैसूरिया का उपयोग किया जाता था। मैसूरिया क्या था? उस दौरान जो राजा द्वारा पोशाक पहनी जाती थी, वस्त्र पहने जाते थे उच्च गुणवत्ता वाले, उसको हम मैसूरिया कहा जाते थे। वो कोटा डोरिया के नाम से फेमस हुआ। मैसूर की रेशमी साड़ी को कोटा डोरिया की साड़ी के नाम से मशहूर हुई है। इसके साथ ही देश विदेश में कोटा फैब्रिक ड्रेस डिजाइनर की जो है प्रमुख पसंद रही है। और साथ बात करें हाड़ौती में कैथून के अलावा मंगरोल, अंता, सीसवाली, कोटसुआ, सिंगोद, रोटेदा, मंडाना, केशवराय पाटन और कान और बूंदी में जो है हस्त उद्योग प्रमुख रूप से फेमस है। तो राजस्थान में हस्त उद्योग में एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? हाड़ौती का पठारी भाग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली बात कर लेते हैं खनिजों की। तो यहाँ कोई विशेष खनिज नहीं मिलते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में खनिजों की अत्यंत कमी है। हालांकि एल्यूमिनियम जो है प्रमुख रूप से निकाला जाता है। बात कर लें घिया पत्थर की, तालेड़ा, सुकेत, झालरा पाटन, लाडपुरा, खानपुरा और भवानी मंडी क्षेत्र में ये मिलता है। स्लेटी पत्थर जिसको हम कोटा स्टोन बोलते हैं, इसकी पॉलिश होने के बाद ये चिकना होकर चमकदार हो जाता है और यही कोटा स्टोन के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुल मिलाकर दो पत्थर, कोटा स्टोन और घिया पत्थर, ये दोनों ही इस पूरे क्षेत्र में निकलते हैं। ये इसके प्रमुख खनिज पदार्थ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस पूरे भाग से आए हुए प्रश्नों की। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी कुछ समय पूर्व जितने भी एग्जाम हो उनमें ये पूछे गए। सबसे पहले बात करते हैं 19/5/2022 को आया हुआ प्रश्न क्या है कि डंग गंगदार भूमि कहाँ अवस्थित है? तो आप बता सकते हैं कि कहां पर है? ये है हमारे हाड़ौती के पठार में। फटाफट कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी ये बन सकते हैं। बात करते हैं आगे। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? तो दक्षिणी पूर्वी, क्योंकि हाड़ौती के पठार जो है वो दक्षिण की पूर्व वाली स्थिति में ये आया था कन्नड़ सभ्यता 25/2/2022 को। अगले प्रश्न की चर्चा कर ले। मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, तो कहां स्थित है? हाड़ौती के पठार में। अभी प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक जो 2021 वाला पेपर हुआ, जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पूर्व आया है, 2020 वाला जो एग्जाम है उसके अंदर आया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऊपरमाल का पठार। इसकी भी चर्चा मैं आपको कर दूं कि अगर हम बात करें ये राजस्थान के मैप की, तो देखिए ये भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र है और ये वाला जो है भीलवाड़ा में ये बिजोलिया वाला क्षेत्र है। तो इसके बीच में ये जो कोटा बूंदी वाला ये पार्ट है, इसको हम ऊपरमाल का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपरमाल का पठार कहाँ है? तो ऊपरमाल का पठार जो है भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर ले हम लोग कि राजस्थान में उत्खात भूमि शिलाकृति दिखाई देते हैं। देखिए जब भी बात करते हैं उत्खात भूमि की तो हमें याद आता है चंबल नदी, और चंबल नदी का वह भाग जो कोटा के बाद बहता है उसमें उत्खात भूमि है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ कोटा बूंदी दिया हुआ, पर कोटा बूंदी में बहुत ही जो है कम क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। हालांकि वो पूर्ण रूप से उत्खात भूमि नहीं है। उत्खात भूमि क्या होता है कि समतल मैदानी भाग में जब नदी जो है अवनालिका अपर्दन करते हुए नालियां बनाते हुए बहती है तो उसको हम बोलते हैं उत्खात भूमि, जिसको सामान्य भाषा में बीहड़ कहा जाता है। और बीहड़ कहाँ के फेमस है? सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर के फेमस है, जो कि कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दो भाग है। ये महिला पर्यवेक्षक जो एग्जाम हुआ 2015 में उसके अंदर आया था कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दो भाग है। ये क्या पूछ रहा है? दो भाग है। सबसे पहला भाग ऊपरमाल का पठार और भोराट का पठार, ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा विंध्यन पठार और दक्कन का पठार, ये इसका आंसर है।
पोतवार का पठार नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार जो है दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, ये पूछ रहा है कि GBT ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जो है वो कहां से नहीं गुजरता है, तो क्या ये कोटा से गुजरता है, बिल्कुल। चित्तौड़ से गुजरता है, बिल्कुल। भीलवाड़ा से गुजरता है, नहीं। सवाईमाधोपुर से गुजरता है, बिल्कुल। तो ये कहां से नहीं गुजरता है, भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, भीलवाड़ा। अगली बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान की विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, RS 2018 में पूछा गया था, तो इसकी कौन सी पहाड़ियां हैं जो विंध्यन श्रेणियों की पहाड़ियों का विस्तार है, तो वो है हमारी मुकुंदरा की पहाड़ियां, विंध्यन श्रेणी या विंध्यन पर्वत का भाग मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, ये कह रहा है कि भारत के भौतिक प्रदेशों में से कौन सा हिस्सा जो है भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहली बात करें, उत्तर का वृहद मैदान और प्रायद्वीप का पठार, ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर वृहद मैदान, ये नहीं है। तटीय मैदान और प्रायद्वीप का पठार, ये भी नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार, ये भी नहीं है। तो ये जो ऊपर का भाग है, उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीप का पठार, ये दोनों ही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आते हैं। कहाँ आते हैं, इसकी अगर चर्चा करें तो हम अगर राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाएं तो ये देखिए, तो चर्चा करें तो ये देखिए अलवर, भरतपुर और ये जो मैदान है, अलवर, भरतपुर, दौसा वाला जो मैदान है, ये उत्तर के मैदान, जो महान उत्तर का मैदान है उसका भाग माना जाता है, भारत के उत्तर के मैदान का। इसी प्रकार से ये पठारी भाग जो है वो प्रायद्वीप के पठारी भाग का, दक्षिण का जो पठार है हमारा, उसका भाग माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लें कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश हाड़ौती के पठार के राजस्थान में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो ये बात करा हाड़ौती के पठार को राजस्थान के कौन से, तो ये दक्षिणी पूर्वी हिस्से में शामिल किया जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियों का हिस्सा है, बिल्कुल। कौन सा हिस्सा है, विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है मुकुंदरा की पहाड़ियां। निम्नलिखित में कौन से शिला करती अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, तो यह है मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कि JN 2022 में पूछा गया था। राजस्थान में कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है, 12 है, कोटा है, झालावाड़ है। दौसा इसमें सम्मिलित नहीं है, पूर्वी मैदान के अंतर्गत सम्मिलित होता है दौसा। चलिए आगे देख लेते हैं, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है, कौन कौन से, चंबल और बनास नदियों के बीच में। विंध्यन कगार क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो हमने अभी बताया था बलुआ चट्टानों, बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानों से निर्मित है। बात करते हैं डंगंगदार भूमियां अवस्थित है, किसके बीच अवस्थित है डंगंगदार, तो वह हाड़ौती के पठार, इसका जो 5वां हिस्सा है वो डंगंगदार के नाम से। घोड़े की नाल के आकार की रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है, तो ये हमारी जो है ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में, ये हमारी शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है, शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो शाहबाद की उच्च भूमि जो अरावली में स्थित नहीं है, ये हाड़ौती के पठार में है। निम्नलिखित में हाड़ौती पठार में अवस्थित जिला है, तो कौन सा जिला है, तो ये हमारा कोटा जिला जो है वो हाड़ौती के पठार में, सिरोही, धौलपुर, टोंक नहीं है। झालावाड़ स्थित है, कहां पर है, तो झालावाड़ जो है हाड़ौती के पठार पर स्थित जिला है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर बने और आगे भी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो भाग है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और इसमें जो मैंने आपको प्रश्न बताया निश्चित रूप से आपको अगले एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।